सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो लोगों को कुछ सिम्टम्स जो फिज़िकल आ रहे हैं, Hmm. ये सारे सिम्टम्स है ना, लोग ये समझते हैं कि हमें कोई फिज़िकल बीमारी हो गई। What is हाँ, that EEG? वो ईईजी क्या होता है, जैसे हमारे हार्ट की जो रिदम है ना, उसको चेक करने के लिए ईसीजी होता है कि भाई प्रॉपर है कि नहीं। वैसे अगर ब्रेन का अगर चेक करना है कि इसमें कोई केमिकल इम्बैलेंस या कोई हमारी थॉट प्रोसेस में या फ्रीक्वेंसी में चेंज है कि नहीं, सारी क्लस्टर तो नहीं हो रही, उसको चेक करने के लिए ईईजी होता है। हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, हाँ. जो सोने के लिए बना है। तो जैसे ही मेलाटोनिन बॉडी से रिलीज होता है ना, उस टाइम पे बॉडी की सारी जितनी वेन्स मसल्स होती है ना, उसको सबको रिलैक्स कर देता है। हमारे ब्रेन के है ना स्पेसिफिकली तीन हिस्से, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बॉडी के अंदर कॉन्शियसली सोचता है, बॉडी में यहाँ पे पसीने आ रहे हैं, बॉडी में यहाँ पे पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है या सांसें फूल रही है, वो रिजल्ट पे आता है। वो ये बोलता है कि ये कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इशू है। कि जो ओवर थिंकर होते हैं ना, ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो ओवर थिंकिंग करने वाले ज़्यादातर परेशान रात को ही होते हैं. तो व्हाट इज़ द रीज़न? उसका रीज़न ये है कि दिन में उनके आसपास बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत लोग हैं जो उनके दिमाग को अलग जगह पे डाइवर्ट करते हैं, वो थॉट वाली प्रोसेस में नहीं लेके जाते, और रात में वो फ्री है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो अब वो थॉट वापस आता है, चलो अब इसी को सोचते हैं। एमिगडाला लेवल पे जो आपकी बॉडी में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना, उसका बॉडी में रहने का टाइम मैक्सिमम 2 मिनट है। सिर्फ 2 मिनट? सिर्फ 2 मिनट। अगर आपने 2 मिनट तक कुछ नहीं सोचा तो आप वापस नॉर्मल हो जाओगे सिर्फ 2 मिनट में, आपकी कितनी भी बड़ी एंग्जाइटी हो। टी और कॉफ़ी? कॉफी। अर्ली बेड और नाइट आउल? नो, अर्ली बेड। ओके. माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? डियर जिंदगी। इफ नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, व्हाट वुड यू बी? कोर्स पॉलिटिशियन। वन हिडन टैलेंट यू हैव? मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सको, जिससे मैं कुछ सीख सकूं. तहे दिल से शुक्रिया अभी तक का प्यार बनाए रखने के लिए. हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ये एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज़ वेलकम इमरान खान नागौरी. Hi me, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? Absolutely great. वंडरफुल। थैंक यू सो मच आप मेरे शो पे आए. आई एम ग्लैड फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ ऑल माई प्लेजर. इमें जिस प्रोफेशन से आप हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं. एंड दैट इज़ ओनली द रीज़न यू आर हियर टुडे. अगर आज की बात करूं तो लोग एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को बांध कर रखती है और वो डेली बेसिस पे सफ़र कर रहा है. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि क्यों एक छोटी सी चीज़ जिसे लोगों को पता भी नहीं था पहले, आफ्टर कोविड की बात करूं तो लोग इस तरह की वर्ड्स को लोग सुनना स्टार्ट कर दिए. नहीं तो पहले लोगों को पता नहीं था एंग्जाइटी होता क्या है, ट्रू। राइट? डिप्रेशन क्या होता है. करेक्ट। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ होने के बाद ये सब वर्ड्स इंडिया में ख़ास करके बहुत ज़्यादा ये फ्लोट होने लगा था. जी। सो कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे होती है, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड इट? श्योर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो लोगों को कुछ सिम्टम्स जो फिज़िकल आ रहे हैं, हम्म. जैसे मिसाल के तौर पे किसी को चेस्ट टाइटनेस हो जाना, किसी को सांस ना ले सकना लाइक ब्रेथलेसनेस फील होना, किसी को बैक में पेन होना, बॉडी के किसी स्पेसिफिक जोन में पेन होना, या हम्म. बॉडी में अचानक वाइब्रेशन आ जाना, स्टमक में फ्लटरिंग जैसा सेंसेशन फील होना, स्वेटी पाम हो जाना, पसीना आ जाना, ये सारे सिम्टम्स है ना, लोग ये समझते हैं कि हमें कोई फिज़िकल बीमारी हो गई है। अच्छा, तो ये डिसीजेज नहीं है? नहीं, मैं मेरी लैंग्वेज में, मैंने एक्चुअली पीएचडी साइकोलॉजी में किया है, तो अगर मेरी लैंग्वेज में अगर पूछा जाए, जो मेरा स्टडी कहता है, तो ये किसी तरह की बीमारी नहीं है। ओके. एंड ये एक
स्पेसिफिक हमारा जो प्रोटेक्शन जोन यूनिवर्स ने बनाया है, कुदरत ने, मालिक ने, अल्लाह ने बनाया है, जो हमारा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये एएनएस होता है, जिसमें दो तरह की मेन क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरा सिस्टम हमारे प्रोटेक्शन जोन के लिए बना है। उसका एक ही काम है कि मुझे इस बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा। उसका एक ही काम है, उसका कोई गोल नहीं है। उसको नहीं समझ में आता कि मेरा ये गोल है, मेरे ये सपने हैं, ये ख्वाब नहीं। उसका एक ही काम है कि इस बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। उसको एक ही काम मिला, ठीक है। अब ये जो सिम्टम्स जब बॉडी में आते हैं ना लोगों के, तो लोग ये समझते हैं कि हमें कोई फिजिकल बीमारी हो गई है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। तो वो जाते हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास। हम्म। डॉक्टर के पास ये अपने सिम्टम्स रखते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स दो दे आर वेरी मच वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल नोन एंड वेल एडुकेटेड, उनको पता है कि ये सिम्टम्स किस चीज़ के लिए हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिक सिम्टम को, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे चेस्ट में टाइटनेस हो रहा है किसी को। अच्छा, चेस्ट में टाइटनेस होने के लिए अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा। वो आपको बताएंगे कि आपको चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, कुछ हार्ट रिलेटेड इशू हो। आप यही किसी जनरल डॉक्टर के पास जाना, वो बोलेगा आपको गैस होगा। आप किसी और के पास चले जाओ, बोलेगा आपको एसिडिटी होगा। एसिडिटी हो, ठीक है। करेक्ट है। आप फिजियो के पास चले जाओ ये प्रॉब्लम लेके, तो फिजियो वाला आपको बताएगा कि यार आपका मसल पुल हो गया होगा। अच्छा तो है। आप जैसे बंदे के पास जाओगे ना, आपको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि इसकी जड़ अलग है, इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको अगर चेस्ट टाइटनेस है तो आपको सिर्फ नर्वस सिस्टम का इशू होगा। नो, देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। सो हमें करना क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये इशू एक्चुअल में है क्या। अगर मुझे सांस फूल रही है तो वाकई में मुझे लाइक एस्थमा है, या कोई लंग की डिसीज़ है, या कोई और इशू है, तो मैं जैसे बंदे के पास जाऊंगा ना, वैसा मुझे रिस्पॉन्स वहाँ से सुनने मिलेगा। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर अपने रिपोर्ट्स निकालते हैं ना, तब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं। हमारे केस में जो साइकोलॉजिकल लोग होते हैं ना, मतलब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज से जूझ रहे हैं, मैं बीमारी नहीं बोलूँगा, मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, अपने पॉडकास्ट पे भी मैं यही चीज़ें बोलता हूँ कि यार ये बीमारी नहीं है, आप बीमारी मत बोलो, वरना साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब चल रहा है ना बंदा, वो अपने आप को बीमार समझेगा। और जैसे ही वो ये समझता है ना, उसके बाद उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा। वो अपने आप को बीमार कंसिडर करके अपनी लाइफ जिएगा, तो अपनी लाइफ को हेल्प बनाता चला जाएगा। डे बाय डे, दिन ब दिन उसको लगेगा मैं बीमार हूँ, मुझे ये सिम्टम आ रहा है, मुझे कुछ हो गया है और इसको क्योर नहीं किया जा सकता। बस यही चीज़ उसके दिमाग में घूमती रहती है, एंड देन आफ्टर वो एक्चुअल में बीमार पड़ता है फिर। इसलिए So इसको you are बीमारी कहना ही गलती है, so you are saying कि ये बीमारी है ही नहीं। एक्चुअली नहीं है। तो अगर अब बीमारी मैं आपको सर, मैंने नो आपको नो प्रॉब्लम, थोड़ा या रोका, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे या हाथ पे कोई कट लग गया है, या कुछ चीज़ मुझे स्मैश हो गई है, तो यहाँ पे सूजन आ गई है, क्या ये बीमारी है? प्लीज़ टेल मी फ्रेंकली। नहीं। किसी बुक में ये लिखा है कि ये बीमारी है? नो। नहीं। द सेम वे नर्वस सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उसको लोगों ने नाम दे दिए हैं कि भाई ये एंग्जाइटी की बीमारी से जूझ रहा है, ये ब्रेन प्रॉब्लम में है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसको मेंटल डिसीज़ है। ये लोगों ने टैग देना शुरू कर दिए। हालांकि ये बीमारी नहीं है। अगर मैं इसको टैग दे दूं कि भाई तेरी तो हाथ में सूजन है हमेशा के लिए, इज इज पॉसिबल, ये बीमारी हो सकती है? नहीं। एग्जैक्टली द सेम वे नर्वस सिस्टम भी ऐसे ही काम करती है। उसमें भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों ने टैग दे दिए हैं, तो बंदा डिप्रेस हो जाता है। नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है, मैं वही आपको बता रहा था कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। जैसे सिम्टम्स आए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स निकाले, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। चाहे आपने ईसीजी करवा लिया, 2D कार्डियो इको करवा लिया, टीएमटी जो एडवांस टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट, वो करवा लिया, ट्रोपाई करवा लिया, काफ़ी टेस्ट हैं जो हार्ट के परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा लिया। सब करवाने के बाद डॉक्टर बोलता है सर आपको कोई हार्ट रिलेटेड तो इशू है नहीं। फिर जाके वो कंक्लूजन पे आता है कि हो सकता है आपको गैस हो। मेरे वर्ड्स प्रॉपर सुनना सर, और मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा ये वर्ड सुनना। हो सकता है आपको गैस हो या मसल पुल हो। अच्छा, ये मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। मतलब 100% कंफर्मेशन वो नहीं देंगे कि है क्या। है क्या? मे आपको बी दवाई ये देंगे। हो सकता है। हाँ, ये नहीं है। आप ये गैस की दवाई ले जाओ, ये मसल पुल की दवाई ले जाओ, ये एसिडिटी की दवाई ले जाओ, ठीक है? अब ये पैसे दे दवाई दो लेके उसके। जाओ। हाँ, और उसके पैसे गए, ठीक है? उसने ये दवाइयाँ शुरू करी, टेम्पररी ये दवाइयाँ काम करेगी, हाँ। 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा। उसको लगेगा हाँ सर ने मुझे परफेक्ट दवाई दी।
1 हफ्ते के बाद, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम थी जहाँ पे काम ही नहीं किया गया, अब ये वापस सिस्टम वही शुरू होती है, आपको सिम्टम आना शुरू होते हैं, आप फिर वापस डॉक्टर के पास जाते हो अगेन, बोले डॉक्टर बोलेगा आपको कुछ है ही नहीं सर, मैं आपको दवाइयाँ ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि आप आ रहे हो, है ना, डॉक्टर का तो काम है दवाई देना। ठीक है। तो अब ये इशू क्या हुआ, डॉक्टर बार बार उसको बोल रहा है कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं। तो एक अल्टीमेट कंक्लूजन पे ये पहुंचता है कि सर आपको है ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अब ये 2 वर्ड्स जब बंदा सुनता है ना पेशेंट, तो उसके दिमाग में आता है मुझे मेंटल बीमारी हो गई है क्या, तो वो शर्म साइकोलॉजी से, के पास क्यों जाऊँ? हाँ, तो वो शर्म से या डर से नहीं जाता। हालांकि साइकोलॉजिस्ट के पास तो आप अपनी लाइफ के गोल अचीव करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, क्योंकि वो आपको बताएगा कि माइंड सेट कैसा रखोगे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, बताएगा आपको, वो उसका काम है। तो आप अगर ये सोचो कि यार साइकोलॉजिस्ट तो यार सिर्फ दिमाग के डॉक्टर होते हैं, इट्स रॉन्ग परसेप्शन। आप पूरा अभी अमेरिका चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज चले जाओ, मेरे जितने भी मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं ना, दीज आर ऑल यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, जिनको मैं ओके। दुबई से कंसल्ट करता हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है, मैंने एक चीज़ देखी है कि दे डू नॉट शाय टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। हाँ, वो जो है वो क्लियरली वो देते हैं। बताते हैं, क्योंकि यार जब तक आप क्लियर पिक्चर नहीं रखोगे डॉक्टर के सामने, डॉक्टर तो खुद ही कंफ्यूज रहेगा कि यार इसको दूं क्या मैं। आप करेक्ट। समझ गए, तो ये इशू जब रिपीटेडली होता है बंदे के साथ, जब रिपीटेडली वो डॉक्टर के पास बार बार जाके, एक डॉक्टर ने बोला कि अब नॉर्मल हो ना, तो वो उसका दिमाग ये सोचता है, साइकोलॉजी ये सोचती है कि यार अगर मैं ठीक हूँ तो ये सिम्टम आ क्यों रहे हैं। सो द पॉइंट इज यू आर ट्राइंग टू से कि जितने भी लोग खास करके इंडिया से जो बिलोंग करते हैं, और वो लोग इस तरह के डिसीजेस तो नहीं बोलूँगा बिकॉज उस साइड की डिसीजेस ये है ही नहीं, ये सिम्टम्स से अगर जो बिलोंग कर रहे होते हैं तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो देते ही नहीं है डॉक्टर को। दैट इज़ ओनली द रीज़न कि वो सफ़र कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ओके। सो आपने बताया कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट की बात की आपने। दो अलग अलग हाँ, दोनों अलग-अलग विभाग फॉर्मेट है। है, हाँ जी। वी कैन से एक दैट कि मेडिसिन दोनों पे एक काम अलग, करता है। हाँ, डेज़िग्नेशन है, राइट? हाँ, दोनों का एग्ज़ैक्ट वो क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, हुँ, आपकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं, हुँ, कंसल्टेशंस होते हैं, हुँ, या हिप्नोसिस थेरेपीज होती हैं, या मेडिटेशन थेरेपीज होती हैं, या ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, ये सारे साइकोलॉजिस्ट आपको दे सकते हैं, दे आर अप्रूव टू गिव दैट। अच्छा, लेकिन साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जो आपको, अगर आप डिप्रेशन के वो लेवल पे हो, जो एक्सट्रीम लेवल है जहाँ पे आपको सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं कि यार मुझे तो मरना है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, जैसे काफ़ी एग्जांपल्स हुए हैं हमारे सामने, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी ने सुसाइड कर ली। जब सुशांत सिंह राजपूत का वो जो हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने वीडियोस बनाए थे अपने ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे डाले थे कि अगर किसी को मरने की ख्वाहिश है, मुझे 20 मिनट दे देना, उसके बाद मरना आप चैन से। मतलब जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे 20 मिनट 20 दो मिनट मुझे। देना, उसके बाद आप जो करना है करना, दैट्स योर चॉइस। मैंने वो वीडियो बनाया था सर, मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आधी रात को आते थे सर, कि सर आपने 20 मिनट बोला था सर, कैन वी डिस्कस नाउ। रात को 2:30 बजे मैसेज आ रहा। अच्छा, प्लीज़ कंसल्ट कर लो। मैंने एक्चुअली वहाँ पे कोई डिस्क्लेमर, कोई टाइम लिखा ही नहीं था, दैट वाज माय मिस्टेक। उनका तो मिस्टेक नहीं था, वो तो बेचारे, मैंने बोला था कि अगर करना है हाँ, हाँ, 20 मिनट मेरे से बात करो, उसके हुँ, बाद कर लो। तो कहने का मतलब ये लेवल के जो बंदे होते हैं ना, जहाँ पे साइकोथेरेपी काम नहीं करती, जहाँ पे सिर्फ वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग, हुँ, जहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक या मेडिटेशन या योगा या कोई और चीज़ें काम नहीं करती, वहाँ पे उस पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ती है। ओके, वो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट दे सकता है, ही इज़ एलिजिबल टू गिव द मेडिसिन, ही इज़ एलिजिबल टू गिव द प्रॉपर ब्रेन रिपोर्ट, ब्रेन स्कैनिंग, ईईजी जो होते हैं, जैसे हमारा हार्ट का ईसीजी होता है, वैसे ब्रेन का ईईजी होता है। अच्छा, व्हाट इज़ हाँ, दैट ईईजी? वो ईईजी क्या होता है, जैसे हमारे हार्ट की जो रिदम है ना, उसको चेक करने के लिए ईसीजी होता है कि भाई प्रॉपर है कि नहीं। वैसे हाँ, अगर ब्रेन का अगर चेक करना है कि इसमें कोई केमिकल इम्बैलेंस या कोई हमारी थॉट प्रोसेस में या फ्रीक्वेंसी में चेंज है कि नहीं, सारी क्लस्टर तो नहीं हो रही, उसको चेक करने के लिए ईईजी होता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो ये उनको अथॉरिटी है, दे कैन डू इट, साइकियाट्रिस्ट। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें मेडिसिन लेवल की नहीं आती है। ओके, जी। ग्रेट। अभी हम बात कर रहे थे एंग्जायटी, डिप्रेशन वगैरह के बारे में। एंग्जायटी होता क्या है और इसको ईज़ी वे में कैसे फिक्स किया जा सकता है? जी।
एंग्जाइटी अगर हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले, ये एंग्जाइटी वर्ड है ना, आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, लोग बार बार इसको देख रहे हैं, लोग सिम्टम देख के बोलते हैं यार ये एंग्जाइटी है, मुझे भी यही है। मुझे काफ़ी, आप मेरी अभी एक पोस्ट आई थी रिसेंटली जहाँ पे मैंने एंग्जाइटी के सिम्टम्स बताए थे। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों ने सिम्टम चेक किए और वहाँ पे एक कमेंट में लिख रहे हैं कि सर यही सिम्टम्स मुझे हैं, मैं तो समझ रहा था मुझे कोई फिजिकल बीमारी है। ठीक है, तो ये एंग्जाइटी होता क्या है उनको पता ही नहीं था। तो इंडियन सिनारियो में, इंडियन जो मार्केट है ना, उसमें लोगों को एंग्जाइटी के बारे में नहीं पता। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, इंडियन लैंग्वेज में, तो एंग्जाइटी का मतलब होता है फिक्र, चिंता, टेंशन। इस चीज़ को साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में एंग्जाइटी बोलते हैं। अच्छा, किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता, क्यों ऐसा होता है कि सिम्टम्स बॉडी में फिजिकल ऑटो बेसिस पे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे मैं कहीं बैठा हूँ आराम से, या कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी फंक्शन में हूँ, किसी से चैट कर रहा हूँ, अचानक मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, अचानक मुझे पसीना आना शुरू हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया रहा है ना, मैंने कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाया, ना कोई मेरे सामने एक्चुअल में डेंजर आया, कुछ है ही नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इट इज़ बिकॉज हमारी जो बॉडी का जो ANS सिस्टम है, जिसको मैं शुरुआत में बताया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसका काम है इस बॉडी को प्रोटेक्ट करना। उसका काम है हर सेकंड पे कोई थॉट, हर सेकंड में कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई परसेप्शन अगर उसके हाथ में आता है, वो एनालाइज करता है उसको, बैक ऑफ द माइंड। हमारे ब्रेन के है ना स्पेसिफिकली 3 हिस्से हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। ओके। अगर आप इसकी एनोलॉजी बहुत सिंपल समझना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसको आप हार्ड ड्राइव पकड़ लो, लैपटॉप कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। जब से मैं बचपन से पैदा हुआ हूँ ना, मैंने जितनी बात करी, जितना डेटा, जितना देखा, जितना सुना, जितना बोला, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में फीड होता चला जाता है। ये डेटा स्टोरेज है। उसके बाद अगर आप कॉन्शियस माइंड की बात करो, तो जो मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, उसके पीछे एक RAM काम करता है, रैम। उसमें टेम्पररी मेमोरीज होती है, जो आया निकल गया। हाँ, टेम्पररी मेमोरीज। जो मैं काम कर रहा हूँ ना, उतना ही है। हाँ। जैसे मैं लैपटॉप पे किसी वेबसाइट को खोला है मैंने, तो वेबसाइट ओपन है, मेरा फोकस कहाँ पे, वेबसाइट पे। बस वो वेबसाइट जैसे ही बंद करूंगा, रैम ने काम करना उस वेबसाइट पे बंद कर दिया, प्रोसेसिंग बंद हो गया। अच्छा। ये आपका है कॉन्शियस माइंड। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो हम कॉन्शियस माइंड लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हार्ड ड्राइव में सारी चीज़ें फीड होती चली जा रही है, ठीक है, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। लेकिन एक है जो मैजिक माइंड है, जो पूरे ब्रेन का CEO है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। वो एक ऐसा ब्रेन है जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में CPU बोलेंगे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर ये हटा दो, तो लैपटॉप में कितनी भी मेमोरी पड़ी हो, कितना भी मुझे पता हो, नेट कनेक्ट करके मैं कितना भी ब्राउज कर लूँ, लेकिन वो मेमोरी ना होने की वजह से कुछ भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा। The point is तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितनी एंग्जाइटी या जितनी नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स है ना, इसके पैटर्न्स, जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं हमारे दिमाग में, वो फायर करते हैं। जैसे मैंने किसी एक थॉट को सोचा, तो आप है ना, एक एग्जांपल ऐसा लो कि अगर मैंने एक छोटी सी रस्सी ले ली, थ्रेड ले लिया छोटा सा, ठीक है, मैंने अपनी उंगली पे लपेटा, मैंने एक बार थॉट सोची, उतना है। दूसरी बार थॉट सोची दोबारा, तीसरी बार वही थॉट सोच रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मैं सोचता ही चला जा रहा हूँ। तो एक बार ये क्या होता है, ये जो है ना, जो बन गया है अभी इसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। तो अगर नेगेटिव थॉट आपके अंदर है, ऊपर आपने इतने थ्रेड्स उसके ऊपर रिपीटेशन के डाले हैं, तो आपकी नेगेटिव थॉट्स कितना भी पॉजिटिव सोच लो, एक बार टूटेगा, दूसरी बार, लेकिन पूरी पैटर्न आपने नहीं तोड़ी। उसी को बोलते हैं न्यूरल पैटर्न्स में न्यूरल्स होते हैं अपने फायर्स एंड वायर्स टुगेदर, और ये टाइट हो जाते हैं ना, उसके बाद ये टाइट होते ही ये सिग्नल जाता है सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई ये हैबिट है, नाउ दिस इज हैबिट, दिस हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। इसको अब ऑटोमेटिकली आपको परफॉर्म करना है, एनालाइज करना है। तो हम जैसे बैठा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, अच्छा क्यों बढ़ी, किसी साइंटिस्ट से पूछना, सर उसको नहीं पता कि क्यों अचानक हो गया। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी का जो ANS सिस्टम है ना, वो पूरा दिन एक्टिवेट है 24/7। एक सेकंड जब आप सोते हो ना, तब भी वो चालू, उसका काम चालू है उसका, ठीक है, लेकिन वो है रेस्ट, डाइजेस्ट और रिकवर मोड पे।
हाँ जिसको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये सिस्टम कोई थ्रेट की सोच पकड़ता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेड चीज़ों को लाता है दिमाग में। हमारे दिमाग में रोज के 50,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन हमें मुश्किल से 60 से 70 याद होंगे। उतना भी याद नहीं रहता। हाँ, 60-70 पूरा दिन में 24 घंटे में। हाँ। और 50-60,000 थॉट में एक एक थॉट है ना जो रिपीट हो रही है सबकॉन्शियस माइंड में, रिपीट हो रही है, वो यही आपके डर वाली थॉट थी। और आपका जैसे डर वाली थॉट आई उसको एनालाइज करना शुरू करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि रिपीटेड की गई है ना, उसको पता है रिपीट करना है, तो उसको इंपॉर्टेंस अपनी एएनएस देती है, बोले हाँ ये डेंजर है तो अभी मुझे भागना है। सो दैट एक्टिवेट्स योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही वो एक्टिवेट होती है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके कोर्टिसोल को मैसेज देती है। आपका एमिगडाला जो है ना दिमाग में, उसको मैसेज मिलता है कि भाई बॉडी में कोर्टिसोल लाओ, भागना है यहाँ से। उस जोन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जोन को बोलते हैं हमारी प्रोटेक्शन मोड। हमारी बॉडी प्रोटेक्शन मोड में अपने आप चली जाती है। और उस मोड में 3 ही ऑप्शन होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या फाइट करोगे, या फ्लाइट करोगे, या फ्रीज हो जाओगे। बचने के लिए 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तीनों काम के लिए हमारी बॉडी में हार्ट रेट फास्ट चाहिए। हमें भागना है ना, तो मुझे हार्ट रेट फास्ट चाहिए भागने के लिए पहले से। अगर मैं अचानक भागूंगा तो गिर जाऊंगा, इसलिए बॉडी आपको तैयार कर देती है तुरंत फास्ट। अगर आपको मान लो फ्रीज भी हो जाना है तो आपको रुकने के लिए भी हार्ट बीट तेज चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रीज आप उसी कंडीशन में हो सकते हो जहां पे ब्लड फ्लो आपका फास्ट भाग रहा है बॉडी में। तो आपके ब्लड फ्लो को तेज करने के लिए आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। आपको पसीना क्यों आता है? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंचाना है, तो फेफड़े अपना काम करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये एक्टिवेट हो गया है। तो ये सिम्टम्स इसलिए आ जाते हैं कि वो थॉट आपकी एएनएस ने पकड़ ली है, आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने पकड़ ली है, और एमिगडाला को मैसेज दे दिया है कि भाई तुम काम चालू कर दो प्रोटेक्शन का, अब वी आर इन डेंजर। इसीलिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम में आपके सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। आपको लगता है यार क्या हो गया, कुछ फिजिकल है, लेकिन वो फिजिकल कुछ भी नहीं होता, वो आपकी थॉट की प्रॉब्लम है। लोग, डॉक्टर्स आपको सिम्टम के लिए दवाई देते हैं। आपकी चेस्ट पेन हो रही ना, तो एसिडिटी की दवाई लो, मसल पेन की दवाई लो, लेकिन ये तो सिम्टम्स है। रूट कॉज पे कौन काम नहीं चाहिए। जितनी भी दवाइयां हैं सर दुनिया की, सारी सिम्टम पे काम करती है सर, कोई रूट कॉज पे काम ही नहीं करती। दिस इज द फैक्ट। तो आर यू ट्राइंग टू से कि मेडिसिन वगैरह जो रूट कॉज के लिए होना चाहिए, सिम्टम्स के लिए नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली। सिम्टम्स के लिए क्या होना चाहिए? थेरेपीज वगैरह जो आप बताते हो, जो सेशन में लेते हो, राइट? ऑब्वियसली। ओके, आप खाली एक एग्जांपल सर आपको देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, मुझे रीज़न नहीं पता मेरा सर दर्द क्यों कर रहा है। सर दर्द होने के कितने रीज़न होते हैं सर, आपको पता है? हेडेक, यू आर थिंकिंग मोर देन 50 रीजंस आर देयर। फिजिकल कंडीशन में 50 से ज़्यादा रीज़न है आपके सर दर्द होने के। हो सकता है आपने नींद प्रॉपर ना ली हो सकता है आप एक डर वाली थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हो सकता है ऐसा कुछ हो गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हो सकता है आपको चोट लगी हो। देयर आर लॉट ऑफ रीजन आपको हेडेक होने के, लेकिन आपको चोट लगी है उसकी वजह से आपको सर दर्द कर रहा है, लेकिन वो देगा आपको सर दर्द की गोली फॉर एग्जाम्पल, तो आपका सर दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो चोट थी उसको अगर क्योर नहीं किया गया तो ये सर दर्द तो वापस होगा, या तो वो जो चोट है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी। पॉइंट इज कि हम लोग पेट में दर्द होती है तो दवा ले लेते हैं, होता है तो दवा ले लेते हैं, सर में दर्द होता है तो दवा ले लेते हैं, बॉडी में किसी एरिया में पेन हो रहा था तो दवा ले लेते हैं, जो कि दवा की जरूरत है नहीं उसके लिए। उसका रूट कॉज पता करो पहले। हाँ, रूट है कॉज क्या, उस पे काम करो तो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ है, कभी होएगा ही नहीं वापस। हाँ, सपोज दैट यू गिव एन एग्जांपल ना, कि अगर सर में चोट लग जाती है तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे दवा लेना पड़ेगा क्योंकि चोट लगा है, राइट? लेकिन यू आर थिंकिंग समथिंग और समथिंग हैपेंड एंड ड्यू टू दैट यू आर थिंकिंग वेरी मच, और उसके लिए भी दवा ले रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। नॉट राइट, क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हो ना वो चीज़ों को, आप रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यही है, आपको रूट कॉज पे काम करना है, सिम्टम अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम क्या होता है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ में अगर कहीं किसी से फंगस या कुछ गिर जाती है ना, तो उसके एक पर्टिकुलर साइड के पत्ते झड़ने लगते हैं या ब्लैक हो जाते हैं, तो उसकी डाली को नहीं काटा जाता, उसको चेक किया जाता है कि फंगस यहाँ से हो रहा है, इसको रिपेयर करेंगे तो अपने आप ग्रीनरी आ जाएगी। अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, वो पत्ते काट देते हैं ताकि वो ग्रीनरी दिखे।
Yeah, we do that. लेकिन आपको क्या करना चाहिए, वो रूट जरूर, कॉज पे root काम cause करोगे पे तो काम। लाइफ टाइम ये काटने नहीं पड़ेंगे, हमेशा के लिए ग्रीनरी हो जाएगी। ग्रेट। अभी हमने बात करी एज यू सेड कि 3 ब्रेन होते हैं, जी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। करेक्ट। सो अभी जितने भी कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में हुआ है, मुझे एक चीज़ समझ में आया कि लोग सबकॉन्शियस के बारे में पता ही नहीं लोगों को, बिल्कुल, जो कि मेन है, जी, और वही पूरे बॉडी को ड्राइव कर रहा है अभी, करेक्ट, क्योंकि उसके पास ही सब कुछ है, ट्रू। राइट? तो ये सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने का बेटर तरीका क्या है कि बॉडी, ब्रेन, पूरी बॉडी अच्छे अच्छे से फंक्शन करे एंड वी कैन मेमोराइज एवरी सिंगल थिंग जो भी हुआ है, एंड वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकाल के लेके आए। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, मैंने आपको बताया, उसकी लैंग्वेज है रिपीटेशन। आप जितना चीज़ों को रिपीट करोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएगी। द न्यूरॉन्स विच फायर्स टुगेदर दैट वायर्स टुगेदर, साइंस की लैंग्वेज में, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये डेफिनेशन है। जो न्यूरल पैटर्न्स बार बार फायर करते हैं, वो वायर करते हैं, मतलब वो कनेक्ट हो जाते हैं, वो टाइट होते चले जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो मेन रीज़न है कि ये सबकॉन्शियस माइंड पूरा मैनेज कैसे होता है, चीज़ों को याद कैसे रखता है, तो वो रेपिटेशन को ज़्यादा याद रखता है। उसके लिए कोई परिभाषा नहीं है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर गोल या कोई पर्टिकुलर मैथोडोलॉजी नहीं है। होता क्या है कि सबकॉन्शियस लेवल पे अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करो, उसके ऊपर सोचो कि सबकॉन्शियस माइंड कौन से पैटर्न पे काम करती है। मैंने काफ़ी साइकोलॉजिस्ट को सुना है, काफ़ी डॉक्टर्स नाउ डेज आर टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड इंडिया में भी। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव सोचूं, हर दिन उठते ही मैं ये सोचूं, नहीं, उसका एक पैटर्न, एक जोन होता है। उस जोन में आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, आपको पैटर्न को रिपीट करना पड़ेगा, आपको पुरानी पैटर्न को तोड़नी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ऑलरेडी एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में है कि भाई मेरी बॉडी बीमार है, ये थॉट ऑलरेडी पड़ी है आपके दिमाग में। अब आप कितना भी रोज पॉजिटिव सोचो, मैं पावरफुल हूँ, आई एम द बेस्ट, लेकिन क्योंकि वो एक पावरफुल चीज़ जो ये सब अचीव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है रहना हेल्दी। सो अगर वो सोच आपने नहीं निकाली तो आप सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। पहले उन चीज़ों को निकालना पड़ता है। कचरे वाला पानी होता है ना, ग्लास जिसमें कचरा भरा है ना, उसमें से कचरा खाली करोगे ना, फिर पानी डालोगे तो उसका पॉइंट है पानी क्लीन होगा। लेकिन वो कचरे वाले पानी में ही आप कितना भी पॉजिटिव पानी डालो, वो गंदा ही दिखेगा। गंदा ही दिखेगा। इसलिए वो थॉट्स को निकालना पड़ता है, तो उसका पैटर्न होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड के अगर मैं स्पीड की बात करूँ, उसका क्या स्पीड है, क्या लिमिट है। स्टडी ये कहता है कि आपका कॉन्शियस माइंड की जो स्पीड है ना सोचने की, दैट इज 40 थॉट्स पर मिनट। 40 थॉट्स पर मिनट। एक मिनट में 40 थॉट्स से ज़्यादा आपको नहीं आएंगी 40 थॉट्स आ जाते हैं कॉन्शियस माइंड में। हाँ, अच्छा। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपने ऑलरेडी 4 तो सोच ली अभी। आपने वहाँ पे देखा, माइक के बारे में सोचा, उनके बारे में सोचा, ठीक है, फिर वापस यहाँ आ गए, तो 4-5 तो अभी हो गई। ओह माय गॉड, यू आर प्लेइंग विद माय माइंड। तो ये ऐसे 40 थॉट्स होती हैं। सो उसको लिखा जाता है 40 बीट्स पर मिनट, ये उसकी स्पीड है। सबकॉन्शियस माइंड की है 11 मिलियन बीट्स पर मिनट। 11 मिलियन, 1.10 करोड़ थॉट्स बीट्स पर मिनट, ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। अब मैं कॉन्शियस माइंड से कितना भी सोचता रहूं पॉजिटिव, कॉन्शियस माइंड से मैं 100% अपने लेवल पे पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव मेहनत करता हूँ, पॉजिटिव मेडिटेशन करता हूँ, अफर्मेशंस करता हूँ, मैनिफेस्टेशन कर, लेकिन अचीवमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं? क्योंकि आपने आपके दिमाग का वो हिस्सा यूज किया है जिसका काम ही 40 है और जिसका काम 11 मिलियन में है, मतलब 1 करोड़ 10 लाख। अब सोचो, एक तरफ 40 रुपए पड़े हैं, एक तरफ 1 करोड़ 10 लाख रुपए पड़े हैं। आप 40 रुपए कितने भी बार इकट्ठा करो, 1 करोड़ 10 पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। उतना ही टाइम आप अगर इस पे मेहनत कर डालो तो आपको इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 99% आपकी थॉट का रेगुलेशन यहाँ से होता है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से होता है। अनकॉन्शियस माइंड का तो कोई काम ही नहीं है।
उसका काम है ड्रीम जो लेवल होता है ना, हमारे ड्रीम के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, हमारी बॉडी की डीप रिकवरी होती है, वो सारे अनकॉन्शियस माइंड से होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पूरा मैनेज करता है आपकी बॉडी को। तो उसको रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक जोन होता है। हमारी ब्रेन की है ना फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है। हमें 4 टाइप की मेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक होती जो हम बैठे हैं ना, उसको बोलते हैं बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा लेवल की हम बात कर रहे हैं। बीटा मतलब एक्टिवेट जोन है। हमारी फ्रीक्वेंसी इट्स अबव 14, तो 14 के ऊपर है हम, ठीक है। उसके नीचे जो होती है वो होती है अल्फा लेवल की फ्रीक्वेंसी, नीचे। उसके ऊपर जाओगे तो होती है डेल्टा। अल्फा से नीचे आओगे तो होती है थीटा, ठीक है। थीटा लेवल आपकी बॉडी का रिकवरी जोन है। आपकी बॉडी में जो डालना है डालो उस टाइम पे, आपको जो थॉट डालनी है डालो, वो परफेक्ट टाइम है आपकी एंट्री का, ठीक है। अब ये जोन में हमें जाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कुदरत ने, मालिक ने हमको है ना 2 बार ये पूरे 24 घंटे में टाइम दिया है कि आप ये रिप्रोग्रामिंग करने के लिए मैंने आपको 2 वक्त दिए हैं। कब कब है वो? जैसे ही आपने वेकअप किया, आपको 10 मिनट बेड छोड़ना ही नहीं है। 10 अच्छा। मिनट्स तक आप बेड छोड़ो ही मत। आप सोचो कि सो ही रहे हो, सो गए हो ना, बस वो 10 मिनट में जो फीड करना है करते चले जाओ। लेकिन वहाँ पे इतना सारा मत डाल देना कि वो कंफ्यूज हो जाए कि मुझे करना कौन से मतलब कमांड पे काम करना है। आप एक ही कमांड को पकड़ो, 66 डेज करो उसको। 66 डेज लगते हैं हमें नॉर्मल हैबिट के लिए करने के लिए। इट टेक्स 21 डेज टू मेक इट हैबिट। हमारे लिए 21 दिन में कोई आदत बनती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो हैबिट बनने के लिए 66 दिन होते हैं। अच्छा। 66 डेज हमें उस पर मेहनत करनी है। तो सेम थॉट को आप रिपीट करो। आप जैसे ही उठते हो 10 मिनट में, और जब सोने की तैयारी करते हो ना, सोने से 10 मिनट पहले, ये जो टाइम है ना, ये आपकी अल्फा लेवल का टाइम है। आप अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी कुदरती आपको मिलती है, जो आपको अचीव नहीं करनी पड़ती, और जहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं अचीव करने बैठ गया फॉर एग्जाम्पल कहीं पे, मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मेरी ब्रेन फ्रीक्वेंसी पहुँची है कि नहीं पहुँची 7 से नीचे, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, आप ऑलरेडी अल्फा पे हो। बिकॉज उस समय माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक होता है। हाँ, ब्लैंक होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, हाँ। जो सोने के लिए बना है। वो जैसे ही मेलाटोनिन बॉडी से रिलीज होता है ना, उस टाइम पे बॉडी की सारी जितनी वेन्स मसल्स होती है ना, उसको सबको रिलैक्स कर देता है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सोने में भी दिक्कत है, तो वो अल्फा लेवल पे नहीं पहुंचे। I mean, as you highlighted about the thoughts, right? सबकॉन्शियस माइंड में मिलियंस में थॉट्स आते हैं, कॉन्शियस माइंड में 60,000 बीट्स, उसका वो कैपेसिटी है, बीट्स पर मिनट। हाँ थॉट्स आते हैं 60,000 समथिंग यू सेड फॉर द कॉन्शियस माइंड, राइट? करेक्ट। उसमें बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो शायद लाइफ चेंजिंग थॉट्स होंगे। अगर उसको ट्रैक करना हो तो कोई आपका तरीका है कि कैसे उसको किया जा सके? देखिए सूरज, होता क्या है कि अगर हम 60,000 या 50,000 ये थॉट्स को अगर हम ट्रैक करना चाहें, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मान लो अगर मैं एक ही थॉट, कॉन्शियस थॉट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे सोच के बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कोई मशीन लगा दो, ठीक है। अगर ऐसा कोई मशीन बना होता, तो जितने भी चोर, डाकू, लुटेरे या क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं ना, अच्छा। गवर्नमेंट उन पर लगा देती हाँ, और उनको चेक कर लेती इनके थॉट्स क्या चल रहे हैं। तो थॉट को ट्रैक करने का कोई भी ऐसा आज तक बना नहीं है मशीन। हाँ, वो फ्रीक्वेंसी चेक कर सकता है कि आपके दिमाग में क्या उतल पुतल चल रही है, उसकी एक्चुअल में वो सिस्टम चल रही है कि नहीं। अभी भी लाई डिटेक्टर्स हैं, लेकिन थॉट डिटेक्टर कोई नहीं बने। वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, वो हमें मालूम चल सकता है। उसकी हार्ट बीट, उसकी बॉडी की सिस्टम, वो लाई डिटेक्टर के पैरामीटर्स हैं। लेकिन कोई थॉट डिटेक्टर नहीं बना अभी तक, इसीलिए एक कॉन्शियस थॉट भी कोई नहीं पकड़ सकता। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है ना, वो थॉट तो इम्पॉसिबल है, इतने सारे थॉट को Absolutely. पकड़ना। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रेट, नाइस। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। जी। हमने एंग्जाइटी की बात की, डिप्रेशन की बात की। अगर एंग्जाइटी की बात करो तो एंग्जाइटी जब एक इंसान वो सिम्टम से अगर जूझ रहा होता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है कि जिसके कारण वो परेशान होता है, और इसके फिक्स करने के कोई तरीके हैं? ओके, तो एंजाइटी का है ना एक पूरा लूप होता है, हम्म। एक पूरी प्रोसेस है जो फिक्स्ड है। हम्म। जब तक बंदा
प्रोसेस को नहीं समझता तब तक उस प्रोसेस को तोड़ भी नहीं सकता। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि ये एंग्जाइटी लूप को समझना पड़ेगा। अब एंग्जाइटी लूप होता क्या है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप रूट बताता हूँ कैसे काम करता है ये एंग्जाइटी का सिस्टम ऑटो मोड पे। शुरुआत में जब मैं बैठा हूँ अचानक मुझे सिम्टम आना शुरू हो गए। मैं कहीं मार्केट जा रहा हूँ, घर में बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मेरे हार्ट बीट बढ़ गए, मुझे पसीना आना शुरू हो गए, सांसें फूलना शुरू हो गई, या कहीं स्पेसिफिक जोन पे पूरी बॉडी की, है ना, हमारी बॉडी में एक ट्रॉमा होता है पूरी बॉडी में, वहीं पे आपको पेन हो रहा है, ठीक है, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है कि ऑटो मोड पे वो थॉट आई मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली। जैसे ही मेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने उसको कैच किया, उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू किया, एमिगडाला को मैसेज दिया कि भाई बॉडी में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्टिसोल और एड्रीनालिन, ये दो केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन। जैसे ही रिलीज होते हैं ना, मेरे सिम्टम आ जाते हैं बॉडी में, फिजिकल दिख के आते हैं कि यार ये सब होना शुरू हो गया, जो आपको सिम्टम बता रहा हूँ वो आना शुरू हो गए। ये सारा ऑटो हो गया। मेरी बॉडी अभी कंफ्यूज है, ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ है ही नहीं, ना मैंने कुछ नेगेटिव सोचा, ना मेरे सामने कोई डेंजर आया, ना कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हो क्या रहा है। तो मेरी बॉडी है ना कंफ्यूज रहती है। उस टाइम पे एक दूसरा माइंड का पार्ट आता है, ब्रेन का, उसका रोल आता है, उसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। उसको बोलते हैं एनालिटिकल माइंड। उसका काम है कोई चीज़ को एनालाइज करना और बॉडी में उसके हिसाब से हार्मोनल चेंजेस करना, केमिकल रिलीज करना, ठीक है। उसका ये काम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल आता है जब वो देखता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, ये बॉडी में हो क्या रहा है अचानक, तो उसको कुछ पता नहीं है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बॉडी के अंदर कॉन्शियसली सोचता है, उसको डेफिनेशन, विदाउट डेफिनेशन काम नहीं करता, वो सोचता है कॉन्शियसली, पूरा एनालाइज करता है। जैसे ही वो एनालाइज करता है कि बॉडी में चेस्ट पेन हो रहा है, बॉडी में यहाँ पे पसीने आ रहे हैं, बॉडी में यहाँ पे पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, या सांसें फूल रही है, वो रिजल्ट पे आता है। वो ये बोलता है कि ये कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इशू है। ये उसका कंक्लूजन है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने ये जैसे ही डेफिनेशन दी, उसके पीछे साइकोलॉजिकल टर्म जो हमारी ब्रेन काम करती है उसका नाम है कन्फर्मेशन बायस। हम जो चीज़ को सोचते हैं उसका प्रूफ हमारा ही दिमाग हमको देता है। अगर मैंने अच्छा सोचा तो मुझे 50 पॉजिटिव एग्जाम्पल्स मेरे सामने आ जाएंगे, भाई ये हुआ था, यहाँ हुआ था। वैसे ही ये नेगेटिव थॉट आई कि ये हो सकता है हार्ट रिलेटेड हो, तो कन्फर्मेशन बायस क्या करता है, दिमाग अपना सोचता है कि उसको भी हुआ था, मतलब वो, उसकी भी एज मेरे जैसी थी, मेरी भी एज ऐसी है, उसने भी वैक्सीन लिया था, उसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा होगा, वो भी चल रहा था, ऐसे बैठा था, ये सिम्टम थे। तो ये कन्फर्मेशन बायस, अपनी ही ब्रेन आपको कन्फर्मेशन दे रही है कि आप जो सोच रहे हो ना सही है। जैसे ही आपका कन्फर्मेशन बायस ओके करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वापस आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाना शुरू करता है। वो आपको कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का एक और डोज देता है। पहले दिया एमिगडाला ने जो ऑटो बेसिस पे, उसको नहीं पता, एमिगडाला डजंट नो, उसको नहीं लेना देना आपके गोल से, आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठ, कोई लेना देना नहीं है। उसका एक ही काम है कि इस बॉडी को मुझे बचाना है, ठीक है। उसने वो देना शुरू कर दिया, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सब सोचने के बाद करता। अब पहला वेव तो आया था वहां से एड्रेनालिन कॉर्टिसोल का। एक फैक्ट बताता हूं यहाँ पे, बहुत ही अहम है हर बंदे को जानना। एमिगडाला लेवल पे जो आपकी बॉडी में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना, उसका बॉडी में रहने का टाइम मैक्सिमम 2 मिनट है। सिर्फ 2 मिनट? सिर्फ 2 मिनट। अगर आपने 2 मिनट तक कुछ नहीं सोचा तो आप वापस नॉर्मल हो जाओगे, सिर्फ 2 मिनट में, आपकी कितनी भी बड़ी एंग्जाइटी हो। अच्छा। लेकिन क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको सोच के वापस बॉडी में वही एड्रेनालिन कॉर्टिसोल लाता है जो आपके 2 मिनट और बढ़ा देता है। जैसे ये बढ़ता है, ये बढ़ता चला जाता है, वैसे ही आपका लूप बनता चला जाता है। आप सेम थॉट को सोचते हो तो आप बैठ गए, 2 मिनट के बाद यार आपको टेंशन आ रहा है, आपने प्रोसेस करना शुरू किया, इसको रोकने की कोशिश की, तो ये और होगा। तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का रिलीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी का पीरियड बढ़ता चला जाता है। अदरवाइज अगर आप इसको यहीं पे तोड़ दो एमिगडाला लेवल पे, तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा एंग्जाइटी रह नहीं सकती। तो ये पूरा लूप है, जैसे पूरा लूप बन जाता है। तो व्हाट इज द वे टू ब्रेक दैट लूप? हाँ, देखिए, अब 2 जगह पे एड्रेनालिन कॉर्टिसोल रिलीज हुए,
दो जगह पे फिजिकल सिम्टम बढ़े, एक तो एमिग्डाला लेवल पे, दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेवल पे। तो हमें दोनों लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेवल पे काम करना है तो वो क्या समझता है, कॉन्शियसली एनालिटिकल माइंड है, उसको तो सब दिखना चाहिए, उसको प्रूफ मिलने चाहिए। तो उस लेवल पे आपको तोड़ना है। उस लेवल पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उसको तोड़ने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, वहाँ पे आप मेडिटेशन, वहाँ पे पूरा मेरा 7 स्टेप टेक्निक है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ वो कैसे काम, वहाँ पे उसको अप्लाई करोगे तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेवल पे आपने इसको तोड़ दिया। तो आप एंग्जाइटी को फिर 2-3 मिनट तक आपको रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा अगर वहाँ से तोड़ दिया तो। लेकिन क्योंकि एमिग्डाला तो ऑटोमेटिक बेसिस पे काम करता है, वो तो आज बैठे हो कल वापस लेके आएगा सिम्टम। आज आपने दवाई खाई ठीक हो गए, कल वापस आपको ये सिम्टम आएंगे, कल आए, किसी को हफ्ते बाद आए, किसी को महीने बाद आए, किसी को 2-2 महीने में आते हैं, किसी को दिन में 2-2 बार पैनिक अटैक्स आते हैं। वो एमिग्डाला करता है। तो आपको उस लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। एमिग्डाला कौन से लेवल पे काम करता है, तो एएनएस लेवल पे काम करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमें अपनी नर्वस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा अगर उस लूप को तोड़ना है जो रिपीट ना हो। तो 2 लेवल पे हमें काम करना पड़ता है। अमेजिंग। जो मुझे लगता है दैट कि जो भी एंग्जाइटी डिप्रेशंस वगैरह जो आते हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के कारण आते हैं। बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में सोचना, एज यू मेंशन्ड बिफोर, राइट? क्या ओवर थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है। और है तो कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल। ओवर थिंकिंग होता क्या है, ओवर थिंकिंग ये है कि एक बार मैं कॉन्शियसली वो थॉट को सोचता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी जब वो थॉट होगी ना, वो कॉन्शियस लेवल पे होगी। क्यों? मुझे कोई डेंजर दिखा, फ्यूचर में कोई इश्यू दिखा, अगर मुझे कुछ करना है वो अचीव नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं तो वाली थॉट होती है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव थॉट। माइंड हमारा ये इंट्रूसिव थॉट्स में लूप में आता है। अब ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार किसी एक चीज को देख कर रिपीटेडली डर रहा हूं, नहीं। एक बार मैं डरा हूं ना, फिर सबकॉन्शियस वो प्रोग्राम है, क्योंकि आप कल भी डरे थे, आप आज भी डरे हो, महीने पहले भी डरे थे, 15 दिन पहले भी डरे थे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये ऑटोमेशन पे लेके जाता है, अदरवाइज ओवर थिंकिंग होती नहीं। मैं आपको ऐसे लोग बताऊं जिनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी डरते हैं, उनका डर टेम्पररी है। सो दे डू नॉट फॉल इनटू द ओवर थिंकिंग लूप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कार लेके कहीं जा रहे हो, कहीं भी कार लेके जा रहे हो, अचानक आपकी कार के आगे कुछ आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई दूसरी कार आ गई, कोई जानवर आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप क्या करते हैं? सडनली ब्रेक करते हैं। बॉडी पूरी अच्छा, तरह उस पैनिक वक्त हो क्या जाता होता है, है बॉडी में? पैनिक करना। एग्जैक्टली, बॉडी पैनिक कर जाती है, बॉडी में एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने भी, कभी गर्मी होती है तो पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं और डर भी लगना शुरू हो जाता है। करेक्ट। लेकिन आप उस जगह को छोड़ के, जैसे ही आपने देखा कि हाँ सब ऑल ओके, आप थोड़ा आगे चले, 5 मिनट बाद क्या पोजीशन होती है? हमारी बॉडी अपने आप अपने नेचुरल मोड पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई वो जो था वो गुजर चुका है, वो है नहीं, इट इज नॉट एनी मोर डेंजर। डेंजर था उस, तो बॉडी ने उस वक्त आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, इसलिए वो सारे सिम्टम आए, आप डरे। लेकिन क्योंकि आप उस थॉट को पीछे छोड़ के चले आए, अब वो वापस रिपीट नहीं होगी। आपको ये वापस थॉट कभी नहीं आएगा कि यार अब वो लड़का उड़ जाएगा, तो जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपके दिमाग ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो हो ही नहीं सकता। दैट इवेंट हैज ऑलरेडी पास्ट। लेकिन बंदा ओवर थिंकिंग के लूप में तब गिर जाता है जब ये सोचता है कि अगर ये वापस हो गया तो, तब जाके वो ओवर थिंकिंग के लूप में जाता है। तो यहाँ पे यही है कि आपको इस पैटर्न को तोड़ने के लिए थॉट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा और आपकी लाइफ में आगे के गोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। एज पर माई रिसर्च एक क्वेश्चन आया इसमें, दैट कि जो ओवर थिंकर होते हैं ना, या जो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो ओवर थिंकिंग करने वाले ज़्यादातर परेशान रात को ही होते हैं। रात को कुछ ज़्यादा ही उनका माइंड जो है ओवर थिंकिंग करता है। रात को ही क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? उसका रीज़न ये है कि दिन में उनके आसपास बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत बहुत लोग हैं उनसे डिस्कस करने के लिए, बहुत लोग हैं जो उनके दिमाग को अलग जगह पे डाइवर्ट करते हैं, वो थॉट वाली प्रोसेस में नहीं लेके जाते। और रात में वो फ्री है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो अब वो थॉट वापस आता है कि चलो अब इसी को सोचते हैं, है ना? अच्छा। तो इसीलिए वो रात के टाइम पे रिपीटेडली वो सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोचने वाले भी जो लोग हैं ना, वो रात को ज़्यादा सोचेंगे। हाँ। दिन में क्योंकि वो बिजी हैं, अपने कामों में बिजी रहे। अच्छा, यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सूरज जी,
क्योंकि ये ना सबसे बड़ा प्रूफ आपके सामने है। आपको दिन में कुछ नहीं होता, रात में क्यों होता है? मतलब अपने आप को डाइवर्ट करके रखो, एग्जैक्टली आप कहीं अपने दिमाग फंसा को के रखो कि सोचने का एग्जैक्टली टाइम ही कुछ नहीं मिला। और चीज़ों में लग जाओ। हाँ, मेरी बुक में जो स्टेप्स है ना, उसमें एक इमर्स भी है स्टेप। इमर्स हाँ, का मतलब ये जो कर रहे हो करते रहो, डू नॉट फॉल इनटू द लूप। हम्म, सही बात है। अगर कुछ चीज़ है जो माइंड में आ रहा है, वो परेशान कर रहा है, डू समथिंग एंड उसी में डीपली उसी में चले जाओ, ताकि तुम्हारा ब्रेन वहाँ पे जाए ही नहीं, उस बारे में सोचे ही नहीं, एग्जैक्टली। और वो परेशान करेगा ही नहीं। पर क्या होता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है उस थॉट को दिमाग में सेट करने में सबकॉन्शियसली, कि वो थॉट आप ना सोचते हुए भी आती है। लोगों को हम्म। यही होता है, लोग मुझे बार बार हाँ, पूछते तो हैं सर। खाली टाइम में ना। हाँ, लेकिन वो बार बार आती क्यों है सर? मुझे नहीं सोचना, फिर भी आती है। ऐसे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि आपने इसको इतनी प्रॉपरली हैबिट बनाई है कि आपको अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका दिमाग अपने आप लेके आएगा सबकॉन्शियसली। हम्म। है ना? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी डाइजेशन का सिस्टम फॉर एग्जांपल कुछ है। हम खाना एक पर्टिकुलर टाइम में खाते हैं, 2 से 3 बजे तक। हम्म। अच्छा, हालांकि बॉडी को तो खाने की ज़रूरत है, टाइमिंग का उसका कोई लेना देना नहीं है। टाइमिंग आपने सबकॉन्शियसली दिमाग में सेट करी है कि 1 से 2 में ही खाता हूँ मैं तो, हम्म। या रात में मैं 7 से 8 में खाता हूँ। ये हम्म। हमने दिमाग में पैटर्न सेट करके रखा है। हम्म। हालांकि बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, आपकी गाड़ी में, कार में आप फ्यूल जब भी ज़रूरत हो तब डलवाओगे ना। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही हम्म। डलवाऊंगा तो ही मेरी गाड़ी काम करेगी। नहीं, मैं सवेरे 9 बजे डलवा के आऊँगा 2 लीटर तो भी गाड़ी उतना ही चलेगी। मैं हम्म। 10 बजे डलवाऊंगा तो भी उतने बजे। तो बॉडी का भी सेम प्रोसेस है, खाना तो अपना फ्यूल है। हम्म। तो हम्म। लोगों ने क्या किया है, इसको ब्रेन पैटर्न बना के रखा है कि 2 से 3 के बीच में मुझे खाना, या 1 से 2 के बीच में। जब उस टाइम पे आप नहीं खाओगे ना, उस टाइम पे ही आपको पेट में क्रेविंग होगी खाने के लिए। आपकी बॉडी में भूख आपको उसी टाइम पे लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये सबकॉन्शियसली सेट किया है। जैसे कि कोई सिम्टम्स से गुजर रहा है एंड वो लास्ट स्टेज पे हो, लाइक डिप्रेशन जैसे वाले से। ट्रॉमा वगैरह आ रहा है, अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, तो जब आप ट्रीटमेंट देते हो तो प्रोसीजर्स का क्या है? हाउ यू डिसाइड कि इसको किस तरह के ट्रीटमेंट देने हैं? हर एक का जो सिस्टम है ना, हर हाँ। एक की ट्रीटमेंट अलग अलग लेवल पे होती है। किसी को छोटी बीमारी है, वो छोटे लेवल पे काम करता है। सेम वे साइकोलॉजिकली अगर हम्म। किसी को छोटी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की छोटे लेवल पे गुजर रहा है वो, तो वो हम्म। ईजिली वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, देन देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड मेथोडोलॉजीज। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, हम ये सोचते हैं कि कोई एक्सट्रीम लेवल पे ट्रॉमा में है या हम्म। डिप्रेशन में है, किसी एक ही हम्म। पर्टिकुलर जोन में घुसा हुआ है, या हम्म। उसको यही है कि यार मुझे मरना है। एक हम्म। अलग लेवल पे थॉट लेके चल रहा है कि यार दुनिया में मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, मैं ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में वो नहीं तो कुछ नहीं, मेरी लाइफ में मेरे अचीवमेंट नहीं, या मैं मम्मी पापा को मुंह हम्म। नहीं दिखा पाऊंगा, या 10th में मेरा रिजल्ट नहीं आया, 12th में मैं नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये सारी थॉट एक बार सेट हो जाती है ना, तो सुसाइडल टेंडेंसीज आती है लोगों के दिमाग में। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि सुसाइडल अगर थॉट आती है ना, उसके 2 ही रीज़न होते हैं। 2 रीज़न होते क्या है वो? हैं। एक रीज़न ये होता है कि आपने किसी से कमिटमेंट किया है, किसी भी चीज़ का। अबाउट समथिंग, हाँ। कुछ भी मान लो, आपने मम्मी पापा को बोला होगा कि मैं 95% लेके आऊँगा 12th में, हाँ। या ये बोल दिया है, ये कमिटमेंट किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। हाँ। या आपके जो लवर्स हैं या आपके स्पाउस हैं, उनसे आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं इतने सालों में तुम्हें घर लेके दूंगा, गाड़ी लेके दूंगा, ये लेके। एक कमिटमेंट दिया है आपने। एक ये रीज़न सबसे बड़ा होता है कि बंदा उस कमिटमेंट पे खरा नहीं उतर सकता या नहीं उतरने की कैपेबिलिटी रखता, तो वो ये सोचता है कि अब हो गया मेरा ख़त्म, हम्म। बाहर निकल जाओ। और दूसरा, वो अपने आप से सोच के बैठा होता है, कमिट करके बैठा होता है कि मुझे ये करना ही है, और पीछे ये लाइन बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये करूंगा। ये 2 ही रीज़न होते हैं सुसाइड के। तीसरा कोई रीज़न नहीं होता। तीसरे सारी सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता है। मैं लोगों को बोलता हूँ, ये 2 पैटर्न ही तोड़ डालो ना, कभी सुसाइड की थॉट ही नहीं आएगी। अपने आप से भी कोई कमिटमेंट मत करो, किसी और से भी कोई कमिटमेंट मत करो। प्रूव योर सेल्फ एंड देन गिव देम। वो ज़्यादा खुश होंगे लोग। आपने कुछ कमिटमेंट नहीं दिया मम्मी पापा को कि भाई मैं 100% या 95% लाऊंगा, लेकिन ला के दे दो 96%, दे हम्म। मोर देन हैप्पी। ऑलवेज से मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहा या कर रही, लेकिन वॉट एवर आई विल गिव इट वुड बी बेटर देन वॉट यू थिंक। जो आप सोच रहे हो उससे बेहतर ही मैं करके दूंगा या करके दूंगी। इस तरह का अगर आपने कमिटमेंट दिया है, देन आप सुसाइड की लूप में नहीं आओगे। आई थिंक यहाँ पे माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है, राइट?
क्या एक 1% माइंडसेट वाले इंसान भी इस तरह के सिम्टम से सफ़र करते हैं? वो करते हैं तो उनका माइंडसेट ऐसा क्या होता है और कैसे वो ओवरकम करते हैं उससे? ऐसे काफ़ी लोग हैं सूरज जी, जिन लोगों को मैंने देखा है जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, जो ऑलरेडी अपने बिजनेस चला रहे हैं, वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे हुँ, पेशेंट्स हैं। मैं पेशेंट नहीं बोलता जनरली, मेरे क्लाइंट्स ही हैं, वो हुँ, कस्टमर हैं। हुँ, तो वो भी हैं। लेकिन होता क्या है, उनको ये होने का रीज़न कुछ और होता है। जैसे हर एक का रीज़न अलग होता है। कोई हुँ, पर्टिकुलर ट्रॉमा से गुजर रहा है कि हुँ, क्यों किसी ने देखा था कि उसके फैमिली में किसी की सडन डेथ हो गई है, या उसके पड़ोसी में या जानने वाले दोस्त का कोई सडन डेथ हो गया है, एंड दिस इज ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट, है ना। उसको लगा, वो जनरलाइज करना शुरू कर दिया चीज़ों को। उसने सारी चीज़ें दूसरे पे अप्लाई है, वो अपने पे कर दो। ठीक है, उसको अगर हो रहा था मुझे भी होगा, वो 42 का था, मैं 42 का, मुझे भी होगा। अगर उसने वैक्सीन ली है मुझे भी होगा, लाइक ये हुँ, सारी चीज़ें ना हुँ, जनरलाइज करना लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इन लोगों से मैं डील करता हूँ, जो ये आप 1% वाले बोल रहे हो ना, ये इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, और ये जो एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग की प्रोसेस से गुजरते हैं ना, वो भी रिलेटेड टू बिजनेस होती है सर। हुँ, ऑब्वियसली। उनकी रिलेटेड टू हेल्थ नहीं होती, बिकॉज दे हाँ, आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द हेल्थ। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो उनका पूरा पैटर्न प्रोसेस अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है। अच्छा, दे आर वेरी मच कमिटेड। अगर मैं उनको कोई गाइडेंस देता हूँ, मैं अगर उनको बताता हूँ कि यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स, वो मेरे से ज़्यादा जो मैंने बताया उससे बेहतर वो करके आते हैं, एंड दे गेट द रिजल्ट ऑल्सो। वेर एज जो नॉर्मल लोग हैं, जिन लोगों को डिसिप्लिन नहीं है, वो लोग प्रोसेस करते करते थक जाते हैं, एक दिन बोलते हैं सर ये तो वापस हो गया। मैं बोलता हूँ इट इज़ अ प्रोसेस, होने में सालों लगे हैं। नर्वस सिस्टम है ना बॉडी का, सेंट्रल आपका प्रोटेक्शन जोन है, उसको एक ही ऐसी चीज़ है आपकी बॉडी में जो आपको ज़िंदा रखती है। ठीक है, उस पे आपको काम करना है। तो उसमें टाइम जाता है, जिसको आपने इतना ख़राब करके रखा हो सालों तक, हुँ, उसको रिपेयरिंग करने में वक्त हो जाएगा ना। तो टाइम जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो विल हैव टू सी कि कितना टाइम जाएगा। हर एक बंदे का अलग अलग एपेटाइट है। कोई 15 दिन में ठीक हो जाता है, कोई खाली पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रोग्रामिंग नहीं था ऐसा नेगेटिव, वो खाली कॉन्शियसली सोच रहा है, वो तुरंत हो जाता है। लेकिन कोई सबकॉन्शियसली काफ़ी चीज़ों से गुजरा है, लंबे अरसे से गुजरा है, तो उसके जो न्यूरल पैटर्न है बहुत टाइट हैं, उसको तोड़ने में टाइम जाता है। वो ओके। टाइम डिपेंड करता है वो कितने टाइम से वो ट्रॉमा से गुजर रहा ये आपने बहुत बार हाइलाइट किया है दैट कि पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग। क्या इसमें जो आपके ट्रीटमेंट्स में मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ होता है? है। बिल्कुल होता है। ओके, मी आपने अभी हाइलाइट किया था लाइक कि चेस्ट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, तो कोई एक पर्टिकुलर पेन जो पर्टिकुलर बॉडी के एरिया में हो, तो क्या वो बताता है कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो पेन क्यों है उस बॉडी में? ओके, सो पेन है ना, अलग अलग रीज़न से होते हैं। तो हम क्या होता है, कभी कभी डेफिनेशन उसको देने में गलती करते हैं, या हमारे दिमाग में कोई अलग चीज़ चलती है जिसकी वजह से हमने उसको पहले से प्री डिफाइंड कर रखा है कि ये पेन इसलिए हो रहा है। होता क्या है कि बॉडी के कुछ ऐसे पेन हैं हुँ, जो आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, जो सालों से हैं, आप जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आओगे ना, आपको उसी स्पेसिफिक लोकेशन में पेन होगा। तो पेन होने का ना मेन रीज़न, एक होता है आपका मसल पुल हो जाना, जैसे मसल पुल हो गया। दूसरा होता है वहाँ पे कोई डैमेज होना, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको कुछ हुँ, हर्ट होना। ठीक है, तीसरा होता है न्यूरोप्लास्टिक पेन, जिसको साइकोसोमेटिक पेन भी बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिक पेन, जो आपके सिर्फ थॉट से ही पेन होता है। और एक होता है एक्चुअल में फिजिकल कोई प्रॉब्लम, तो जो थॉट्स से पेन होता है, वो कहाँ पे होता है? बैक? वो कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। न्यूरो न्यूरोप्लास्टिक जो पेन होता है ना, वो बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ज़्यादातर कहाँ होता है वो बता देता हूँ। ज़्यादातर आपको बैक में होता है, शोल्डर में होता है, नेक में होता है, या चेस्ट में होता है। ये 4 लोकेशन हैं जहाँ पे ये न्यूरोप्लास्टिक पेन हमेशा पाया, मोस्ट ऑफ द टाइम पाया जाता है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उस एंग्ज़ायटी के कारण ही हो रहा है? बेस्ट तरीका है आप अपने रिपोर्ट में करवा लो, एमआरआई करवा लो, आप जाके अपने चेकअप करवा लो, उससे पता चल जाएगा आपको। अगर मान लो सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, हुँ, एमआरआई आपके नॉर्मल आ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो न्यूरोप्लास्टिक पेन है, वो आपकी सिर्फ थॉट से पेन हो रहा है। अंडरस्टूड। अभी तक का व्हाट वाज़ योर बिगेस्ट लर्निंग अबाउट ह्यूमन ब्रेन?
ह्यूमन ब्रेन में जो सबसे डीप में जो मैंने चीज़ पढ़ी है वो है कि बंदा अगर चाहे अपने दिमाग को प्रॉपर यूज़ करना तो वो किसी भी लेवल पे, किसी भी वक्त पे, किसी भी एज में और किसी भी लोकेशन पे उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। हम्म इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द एज, कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चे हो, 7 साल का बच्चा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 साल के ऊपर आपका चालू होता है पूरा प्रोसेस दिमाग का। उससे पहले ऑटोमेटेड आपकी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में हो 7 साल से पहले। इसीलिए बच्चे को अगर किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट से पूछा जाए तो बच्चा 7 साल में वो है जो आपने लिखा है। वो अपनी थॉट से नहीं बनता, वो आपके एटमॉस्फेयर से बनता है बच्चा। 7 ईयर्स के बाद वो अपनी खुद की थॉट लाता है, खुद एनालाइज करता है, चीज़ों को सोचना शुरू करता है। तो एज नहीं होती, चाहे बूढ़े हो गए हैं, चाहे कितनी भी बड़ी एज हो गई, 70, 75, 80, 90, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज से हम्म कोई रिलेटेड नहीं है इन सारी चीज़ों का। दूसरा, ना कोई जेंडर से रिलेटेड है कि भाई ये अगर लेडीज़ है तो इसकी थॉट प्रोसेस फास्ट होगी, जेंट्स है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर एक की ब्रेन की एक्टिविटी सेम होती है। एक्सटर्नल अलग अलग है लेकिन इंटरनल सबका सेम है। सो जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह से लेना देना नहीं है। मैं मान लो इंडिया में बैठा हूँ तो मेरी ब्रेन कम चलेगी, या यूएस में बैठे हैं उनका ब्रेन फास्ट चलता है, जापान वालों का जोरदार चलता है, चाइना वाले खतरनाक का। नो, वो यूज़ करना जानते हैं। वी डोंट नो हाउ टू टेक ओवर अवर माइंड। हमें नहीं पता, हम अपने ब्रेन की 99% ताकतों को नहीं जानते हैं, जिसको अगर बंदा एक्चुअल में मेहनत करे तो वो कुछ भी पा सकता है। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही नहीं है। अफर्मेशंस, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जो सालों से अफर्मेशंस करके लोग पा रहे हैं चीज़ों को। अट्रैक्ट करना किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, इट इज़ द यू नो इट इज़ द टास्क ऑफ अवर ब्रेन, बट आपने कभी दिया ही नहीं उसको वो काम। सो आर यू ट्राइंग टू से दैट कि इसमें आप लोग मैनिफेस्टेशन भी इन्वॉल्व करके रखते हैं? हंड्रेड सो परसेंट मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट है उसमें मैनिफेस्टेशन होता है? वो डिपेंड करता है कि उसको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, शी वाज लाइक एयर होस्टेस। हाँ। उनको ऐसा था कि उनको एक बार बार थॉट आ रहा था, और उसके उनको ख्वाब भी बार बार आ रहे थे। वो ये ख्वाब थे कि उनकी दादी माँ उनको आती हैं, उनको मार देती हैं। उनको बार बार ये थॉट प्रोसेस हो गई थी। तो होता क्या है उस केस में, आपका ब्रेन है ना, अच्छा, जब हम ख्वाब की दुनिया में होते हैं ना उस वक्त हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी थीटा पे है, उससे नीचे डेल्टा है, मतलब सो हम्म गए, अब हम्म ख्वाब नहीं। तो हम्म जिन लोगों को ख्वाब नहीं आते ना वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी पे सोते हैं। जिन लोगों को ख्वाब आते हैं ना वो सिर्फ थीटा पे पहुंचे हैं, अभी डेल्टा गए ही नहीं है, जो रिकवरी वाला मोड है। हम्म उसके ऊपर अल्फ़ा आता है, अल्फ़ा के ऊपर हम बैठे हैं बीटा में, और उसके ऊपर गामा आता है। गामा सबसे खतरनाक होता है। अपनी हम्म बॉडी की अगर बैंड बजानी है, सॉरी टू से दिस वर्ड, अगर आपको आपकी बॉडी ख़राब करनी है तो गामा फ्रीक्वेंसी पे रहो, आपकी बॉडी अपने आप ख़राब होना शुरू हो जाएगी। मोटापा, आप डाइट करते हुए भी मोटापे पे आओगे, एक्सरसाइज करते हुए भी मोटापे पे आओगे। हाँ, बिकॉज यहाँ पर चिंतन नहीं चिंता हो रहा है। दैट इज व्हाट द राइट। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले को रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब मैं एयर होस्टेस का एग्जांपल दे रहा, तो उसको ज़रूरत थी मैनिफेस्टेशन की, और एक पर्टिकुलर सीन क्रिएट करने के दिमाग में, जिससे कि उसकी थीटा वेव लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो ख्वाब वाली दुनिया, उसमें वो ख्वाब को चेंज कर सके। ताकि वो ख्वाब चेंज हो गया तो अब उसकी सबकॉन्शियस माइंड की थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, उसको डर लगना कम हो जाएगा। तो उसको हमने अफर्मेशन दिया था कि मैनिफेस्टेशन, कि भाई ये सारी चीज़ों को आप अफर्म करो तो ये मैनिफेस्ट होगी चीज़ें। ठीक है, तो उसको मैंने एक पर्टिकुलर सीन बना के दिया था, स्क्रिप्ट मैंने दिया था कि ये स्क्रिप्ट है, आपको यही स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते सोना है रात को, उठो तो हम्म यही सोचना है। ये पूरा एक विजुअलाइज, ये बुक में भी मैंने मेंशन किया है कुछ सीन्स अपने। तो आप ऐसे बना सकते हो। और किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। अगर मान लो यहाँ से मुझे मैंगो बाहर से मंगाने हैं, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा बंदे को कि भाई बाहर जाओ, यहाँ से नीचे उतरो, सामने मैंगो वाला मिलेगा, वहाँ जाके लेके आओ। लेकिन वो उतर के ऐसे पीछे चला जाएगा जहाँ मैंगो है ही नहीं, तो मैंगो लेके आ ही नहीं सकता। तो हम तो खुद ही कंफ्यूज है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन में ये मांगते मुझे सब कुछ दे दो, पॉसिबल ही नहीं हम्म है। आप किसी एक टाइम पे एक चीज़ को प्रॉपरली फोकस करके मांगो, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। मैनिफेस्टेशन के मेन 3 पॉइंट एलिमेंट्स होते हैं। वो 3 एलिमेंट्स अगर सही तरीके से आप फॉलो करोगे तो किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हाँ, मेरा बिलीव है, आस्क बिलीव एंड रिसीव, दिस थ्री सिंपल वर्ड्स दैट कैन चेंज योर लाइफ हो। वेरी कंप्लीटली। ट्रू। आस्क यू what वांट you want in life, या believe
वो तुम्हें मिलेगा। करेक्ट, एंड रिसीव, जियो ऐसे कि वो तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है। वेरी ट्रू, दैट इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। या ऑफ कोर्स आई दैट्स थिंक ये मैनिफेस्टेशन। 3 एलिमेंट्स ही हैं जो मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करता है, जो भी आप सोचते हैं लाइफ में। वेरी ट्रू, एम आई राइट? बिल्कुल। ये आपको है ना, बड़े बड़े हाँ। ऑथर्स भी यही चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, चीज़ों को बताते हैं आप ऐसे करो, ठीक है। मैं जो मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ उसके जो 3 एलिमेंट्स हैं वो थोड़े अलग हैं लेकिन सिमिलर हैं। एक ये है कि आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो आपको पहले सोचना पड़ेगा अपने दिमाग में, उसके बाद उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, ये मिलेगा। तीसरा, उसको पाने के लिए एक्शन भी करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। दैट इज रिलेटेबल ओनली। रिलेटेड, हाँ। यस। तो मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बार बार पूछते हैं कि सर जैसे मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा या मुझे कैंसर हो जाएगा या मेरी डेथ हो जाएगी, लाइक ऐसी हमारी थॉट आती है, तो उससे अटैक आ सकता है क्या? लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट हो जाती चीज़ें। तो ये ऐसा है कि 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट पे आप हो, हाँ। जो सोचना है आप सोच रहे हो, हाँ। लेकिन क्या ट्रस्ट करते हो कि ये होगा? तो हाँ। नहीं होगा। और तीसरा, एक्शन लेते हो मरने के लिए आप? नहीं लेते। इसका मतलब ये मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जो नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें नोसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं इसको। असर होने के लिए ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है जो आप पे है ही नहीं। तो आप कितना भी नेगेटिव सोचो, आपको कुछ भी नहीं होएगा। लोग बोलते हैं नेगेटिव सोचने से आप बीमार हो जाओगे, नहीं होता। जब तक आप उसमें बिलीव ना करो, जब तक आप उस पे एक्शन ना लो। आपको बीमार पड़ने के लिए घर पे बैठे रहना पड़ेगा भाई, फालतू खाना पड़ेगा, कुछ भी खाना पड़ेगा, ओवर ईटिंग करनी पड़ेगी, आपको बैड हैबिट्स बनानी पड़ेंगी, बहुत मेहनत है मरने में। तो ऐसे ही नहीं मर जाओगे आप खाली सोचने से। हम्म। तो लड़ा द प्रोसेस, दैट्स व्हाई नोसिबो वर्क्स इन दीज 3 कंडीशंस। अमेजिंग। व्हाट इज डेथ फोबिया एंड व्हाट इज कार्डियोफोबिया? डेथ फोबिया वो होता है जिन लोगों को मरने से डर लगता है। हाँ। वो हर दिन ये सोचते हैं यार मैं मर गया तो क्या होगा, मुझे क्या हो जाएगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी सारी चीज़ें, एम्पायर जो खड़ा किया उसका कौन संभालेगा, कौन बिजनेस देखेगा, कौन मेरे भाइयों को बहनों को ये करे। ये है ना, ये जो सोच आती है मरने की, उसको बोलते हैं डेथ फोबिया। जो कि अक्सर बेड पे जब लोग मर रहे होते तब आता होगा। वो एक्चुअली क्या होता है, वो तब नहीं आता। अभी तो ये हो गया है सूरज जी, हर दिन बंदा ये सोचता है, एवरी डे। किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो हर दिन सोचना शुरू कर दिए क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है ना। मोबाइल में बैठे बैठे देख रहे हैं ना कोई मरा, वो तो दिख ही रहा है आपके सामने, की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया पे रोज़ बंदा मर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ बाइक वो क्रैश सोचते, कर रहे हैं, कार्स क्रैश कर रहे हैं। हाँ वो बोला हाँ इनका हुआ है, वो मे भी ख़त्म, कहानी हो गई है, अपना तो बस 2026-27 हो गया ख़त्म, सारा सेट करो मामला। ये डेथ फोबिया है सर। और कार्डियोफोबिया वो है जो हार्ट की बीमारी से डरते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या हार्ट का कोई बड़ा डिसीज़ हो जाएगा या स्टेंट रखने पड़े या मुझे बाईपास करो। ये सारे सोच आना, ये होता है कार्डियोफोबिया। ये 2 बीमारियां ऐसी है सर आज की डेट में, जो 67% लोग मेंटली प्रॉब्लम में है ना, उसमें से 90% को ये प्रॉब्लम है, कार्डियोफोबिया एंड डेथ फोबिया। 10% दूसरी प्रॉब्लम्स में है, किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को किसी के छूट जाने का डर लगता है कि भाई ये ज़िंदगी से चला गया तो मेरा ख़त्म हो गया कहानी, या मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो यार मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैंने तो लोगों को कितने वादे किए हैं, अपना इतना सारा रुतबा जमाना है, सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सर ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े बड़े प्रोफाइल पे ऑलरेडी बैठे हैं, ऑलरेडी दे आर हैविंग लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन देयर पॉकेट, अच्छा बिजनेस चल रहा है, दो दे आर अफ्रेड ऑफ कि यार सब चला ना जाए। मतलब कैसे चला जाएगा, जब नहीं था तब आया है, तो जब है तो कैसे जाएगा? Again, sir, mindset. Because mindset is everything. Amazing. Thank you so much, Amy. जितने मेजर क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर लिया है, जी ठीक है। बट एक लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसी में। आई वांट यू कि आप इसका बेटर आंसर दे Sure. पाएंगे बिकॉज यू आर द राइट पर्सन फॉर इट। सपोज दैट कोई सफ़र कर रहा है इस तरह की एंजाइटी से, साइलेंट है, किसी को कुछ बता नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो या कुछ कहना हो उसे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए पहले तो मैं हर एक को ये बोलता हूँ, जिन लोगों को एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, फियर, फोबियाज, डेथ फोबिया हो, कार्डियोफोबिया हो, फ्लाइंग फोबिया, कुछ भी हो, अगर उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं,
अगर उनका फिजिकल बॉडी चेकअप करवा चुके हैं वो, तो सबसे पहली एडवाइस ये है कि दोबारा चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके चेक करवाने से रिपोर्ट चेंज नहीं होंगे, आप सेफ हो, आपको ये मान लेना है। और ये सारे सिम्टम्स जो आ रहे हैं ओवर थिंकिंग से या फियर से, डिप्रेशन से, पैनिक अटैक से, ये सारे टेम्पररी हैं, ये ठीक हो सकते हैं, 100% क्योरेबल हैं। तो अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो बार बार चेक करवाने नहीं हैं, उसमें आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप जहाँ जाओगे डरोगे, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम पास नहीं कर पाओगे, किसी फंक्शन में नहीं जा पाओगे, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। बेटर है अगर रिपोर्ट नॉर्मल है एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो कि यस आई एम 100% ओके, आई एम 100% हेल्दी, आई ट्रस्ट द प्लान ऑफ गॉड, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम मोटिवेटेड, आई एम द बेस्ट। आप सोचते रहो एंड आगे बढ़ते रहो, किसी भी लूप में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रिपोर्ट नॉर्मल है इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं होने वाला, ना आप मर जाओगे अचानक, ना अचानक कुछ नहीं होता। सर लोग बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको 24 साल या 25 साल की एज में, लेकिन सर वो कभी अचानक होता ही नहीं है। हार्ट अटैक की एक प्रॉपर प्रोसेस है 10 से 15 साल की। मतलब वो कहीं न कहीं पीड़ित था उसको माइंड हाँ, में लेकर उसके चल रहा है, उसके वो सफ़र दिमाग कर रहा है। में उसने वो बीमारी को कैच नहीं कर पाया, वो उसने सोचा नहीं, उसने हमेशा नज़रअंदाज किया सिम्टम में। मालिक का एक पर्टिकुलर सिस्टम है मारने का भी, हाँ भाई, पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। सर्टेन टाइम पीरियड होगा उनका, तुरंत कैसे लेके हाँ, जाऊँगा वो मैं? नहीं लेके जाता वरना अफरा तफरी हो जाती सर। लोग सोचते कि यार मैं कल मर जाऊंगा, परसों में कुछ हो जाएगा, ये क्या हो गया, लोग अफरा तफरी में आ जाते हैं। उसका पूरा सिस्टम है। अगर एक कार का मैन्युफैक्चरर 10 साल की वारंटी आपको देता है कार पे जो ह्यूमन ने बनाई है, ठीक हाँ, है, सही बात है तो यार। ये तो उसका बनाया हुआ मशीन है। हाँ, हाँ। इसमें किसी की वारंटी गारंटी, इसको तो हम खराब करते हैं खराब डाइट से, वर्कआउट ना करके, खाना खा के बैठने के बाद, गंदी आदतों से, बैड हैबिट से, स्लिप ना लेने से, अच्छे से ना सोने से, नेगेटिव थिंग, हम खराब करते हैं सर इसको। उसने तो परफेक्ट बॉडी दिया है आपको, जो आराम से 70-80 साल निकालेगा, कुछ भी करो आप, कितने भी गंदे रहो। लेकिन हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए अगर रिपोर्ट्स निकलवा लिए तो फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आगे बढ़ो यार, ज़िंदगी जियो, खुश रहो, मज़े करो, लाइफ को एंजॉय करो। क्यों डर में, क्यों पैनिक अटैक में, क्यों डिप्रेशन में रहते हो, ज़रूरत ही फिर भी नहीं। अगर डर है, तो एमी को कॉन्टैक्ट कीजिए। या ही इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट योर लाइफ। इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। अमेजिंग, थैंक यू सो मच एमी, बहुत मज़ा आया मुझे। मेजर क्वेश्चन जितने थे मैं कवर कर चुका हूँ, राइट। अब सेकंड राउंड में चलेंगे, जिसमें आपको इंस्टेंट आंसर्स देने हैं, दैट इज़ रैपिड फायर। श्योर। आर यू रेडी फॉर दैट? या श्योर। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। अर्ली बेड और नाइट आउल? नो, अर्ली बेड। ओके, माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स। बुक और नेटफ्लिक्स? बुक। पिज्ज़ाज या फिर होम फूड? होम फूड। वन हिडन टैलेंट यू हैव? मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा। मतलब और किसी को नहीं पता? बहुत लोगों को पता है लेकिन नोबडी नोज कि स्टेज पे जाता हूँ तो लाइक ओके, इफ नॉट ए साइकोलॉजिस्ट व्हाट वुड यू बी? ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन, लोगों की सेवा करता। ये तो बहुत ही डिफरेंट एरिया है। लोगों की खिदमत करने का शौक है ना, तो वो नहीं तो ये। ओके, योर फेवरेट वे टू स्पेंड अ डे ऑफ? फैमिली के साथ कहीं छुट्टी पे, माउंटेन्स में, कूल एंड काम प्लेस पे। बस खो जाने का मन करता हाँ बस नेचर में रहो, है। ऑलवेज हैप्पी। वन कंट्री ऑन योर ट्रैवल बकेट? इंडोनेशिया, बाली। बाली। ओके, फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? डियर जिंदगी। दैट इज ग्रेट वन, मुझे भी पसंद है यार। ओके, इफ योर लाइफ वाज अ टाइटल व्हाट वुड इट बी? जिंदगी जी लो। वन वर्ड योर क्लोज फ्रेंड्स यूज टू डिस्क्राइब यू? माई क्लोज फ्रेंड, कोई स्पेसिफिक नहीं है बट दे यूज टू से मी खान, दैट्स इट, खान। I'm not a terrorist. Like that. I've been to a lot of time in US, so that's okay. Okay, and the last one, कोई एक कोट जो आपको काफी इंस्पायर करता हो? Be nice for no reason. थैंक यू सो मच हिमी। आज मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको बहुत कुछ समझ आएगा एंड दे विल वर्क ऑन देमसेल्फ और ज़िंदगी अच्छी होगी। जैसे आप बोलते हैं ज़िंदगी जियो बाकी छोड़ दो। सो इमी के द्वारा लिखा हुआ ये बुक है, ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा बुक है।
आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी ऐसी चीज़ से, सिम्टम से जूझ रहे हो जो काफ़ी पेनफुल है, ये बुक आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं बायो में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर, ग्रेट। रियली गुड टू बी हियर। ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटी को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सको, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं। बहुत जल्द मिलेंगे कोई ऐसे ही पर्सनालिटी से जो आपके ब्रेन को सोचने पर मजबूर करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।